जय हिंद फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में अखिल मूर्ति सर द्वारा जो क्लास है ये उसकी क्लास नोट्स हैं। तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। प्रबोधन काल, अमेरिकी क्रांति खत्म हो गया, फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी? यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी। यूरोप में क्या थी? तो पुरातन व्यवस्था मौजूद थी, जिसका तात्पर्य है कि राजनीतिक रूप से स्तर पर निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो सामंतों एवं कुलीन के माध्यम से शासन चला रहा था, और यह सामंत जनता का शोषण कर रहे थे। आर्थिक दृष्टि से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जहां उत्पादन में कमी, परिवहन सुविधाओं में कमी, अकुशल वित्तीय संस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें पादरी, कुलीन, विशेषाधिकारों वर्ग थे। तो साथ ही चर्च व्यवस्था मौजूद थी जो कर्मकांड से युक्त थी। इस प्रकार यूरोप एक कमजोर संरचना से युक्त था। यूरोप क्या था? तो यूरोप एक कमजोर संरचना से युक्त था। ठीक है, यूरोप जो है एक कमजोर संरचना से युक्त था, और यह आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक कमजोरी प्रमुख रूप से फ्रांस में मौजूद थी। इन कमजोरियों को उजागर करने के लिए मध्य वर्ग भी यहाँ मौजूद था। इस प्रकार यूरोप में सर्वप्रथम क्रांति फ्रांस में हुई थी। क्रांति के कारण क्या थे? राजनीतिक कारण क्या है? फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो दैवीय सिद्धांत पर आधारित था, जहां राजा की इच्छा ही कानून थी तथा शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। लुई 14वीं के पश्चात, ठीक है, फ्रांस के शासक अयोग्य व विलासी हुए। यह शासन जन समस्याओं को समझ नहीं रखता था, वस्तुतः जन संवेदना से दूर था। राज्य में कानून की एकरूपता नहीं थी, वस्तुतः इनमें इतने किस्म के कानून थे कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ऐसी दशा में जनता की कठिनाइयां बढ़ रही थी और राजतंत्र मूक दर्शक बना हुआ था। इस तरह जनता निरंकुश राजतंत्र से असंतुष्ट था। यहाँ पे भी जनता में असंतुष्ट की भावना उत्पन्न हो रही थी। सामाजिक कारण देख लेते हैं कि फ्रांस के समाज में विशेषाधिकार वर्ग, पादरी, कुलीन एवं सामंत तथा अधिकार विहीन वर्ग में बटा हुआ था। इस तरह विभिन्न वर्गों में बटा समाज विषमता मूलक था, अर्थात समाज में वर्गीय संरचना मौजूद थी। दरअसल फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। ठीक है, 3 स्टेट में बटा था। अब देखते हैं प्रथम स्टेट क्या था। प्रथम स्टेट में पादरी एवं और सेकेंड स्टेट में कुलीन एवं सामंत मौजूद थे। ठीक है, जो विशेषाधिकारों से युक्त थे। इनके अधीन भूमि का एक बड़ा हिस्सा लगा था, जहां किसान व मजदूर कार्य करते थे। ये जनता पर कर लगाते थे किंतु स्वयं कर से मुक्त होते थे। जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में जो लोग आते थे वो लोग क्या करते थे? जनता पर कर लगाते थे लेकिन स्वयं कर से मुक्त रहते थे। ये सामंत व कुलीन विभिन्न प्रशासनिक पदों पर जैसे सेना एवं न्याय के पदों पर नियुक्त होते थे। वे जनता का शोषण करते थे। थर्ड स्टेट में राज्य की बहुसंख्यक जनता शामिल थी, जिसमें किसान थे, मजदूर थे, मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। इस मध्य वर्ग में शिक्षक, लेखक, वकील आदि शामिल थे। ये थर्ड स्टेट अधिकार विहीन था, इनका कोई अधिकार नहीं था। एकमात्र ये करदाता था, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोगों ने कर लगाया इसको ये देते थे। इसमें मौजूद मध्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे, किंतु इन्हें सामाजिक स्तर पर जगह जगह अपमानित होना पड़ता था। अतः वह अपनी निम्न सामाजिक स्थिति से असंतुष्ट व असमानता की चाहत रखते थे। उसकी चाहत थी कि योग्यता के आधार पर शासन का संचालन हो, आर्थिक संवैधानिक शासन हो, उसे भी विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त होने का अवसर मिले, साथ ही राज्य में एक समान आर्थिक व्यापारिक नीतियां हों, कानून में एकरूपता आए। मध्य वर्ग क्रांति का नेतृत्व करता बनी। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति गरीबी के कारण नहीं बल्कि संपन्नता के कारण हुई थी। यह भी कहा गया कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं समानता के लिए हुई थी, अर्थात थर्ड स्टेट में मौजूद मध्य वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न थे किंतु सामाजिक रूप से निम्न स्थिति में थे, अतः वह समानता की चाहत रखते थे, इसलिए क्रांति का नेतृत्व करता बने। तो दूसरी तरफ किसान व मजदूर भी कर के बोझ व शोषण से मुक्ति चाहते थे, मतलब इन पे भी
कर का जो बोझ था वो बुरी तरीके से उससे असंतुष्ट थे। इस तरह यह कहना ज़्यादा उचित है कि थर्ड स्टेट की स्वतंत्रता व समानता की चाहत ने क्रांति का आधार तैयार कर दिया। आर्थिक कारण क्या था कि फ्रांस की निरंतर कमजोर होती आर्थिक स्थिति ने क्रांति का आधार तैयार कर दिया। वस्तुतः फ्रांस के शासक विभिन्न युद्धों में संलग्न थे, जिससे फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ा। लुई 15वीं ने सप्तवर्षीय युद्ध में भागीदारी की, वही लुई 16वीं ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। फलतः युद्ध व्यय बढ़ा, फलतः फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ा। दूसरी तरफ राजकोष में धन आने की नवीन स्रोत की तलाश नहीं की गई। वस्तुतः विशेषाधिकारों वर्ग पादरी व कुलीन जैसे संपन्न वर्ग करके से मुक्त थे और एकमात्र करदाता कौन था तो थर्ड स्टेट के जनसाधारण लोग थे, जिस पर कर वृद्धि करते हुए आय बढ़ाने का प्रयास किया गया। दरअसल फ्रांस में व्यय के अनुसार आय का निर्धारण किया जा रहा था। इस अकुशल वित्तीय नीति से जनसाधारण पर कर का बोझ लगातार बढ़ रहा था तथा जनता जो है वो असंतुष्ट हुई। इस प्रतिकूल आर्थिक दशाओं के विरुद्ध क्रांति हुई। इस तरह फ्रांस की कमजोर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा के चलते क्रांति घटित हुई। इन्हीं स्थितियों के संदर्भ में यह कहा गया कि यहाँ सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जनसाधारण कर देता है। ये लाइन मेंस में लिख सकते हैं कि यहाँ सामंत जो है वो लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जनसाधारण कर देता है। फ्रांस की सरकार में मौजूद आर्थिक विचारक फिजियोक्रेट फ्रांस की आर्थिक दशा को सुधारने पर बल दे रहा था। वस्तुतः नेकर, तुर्गो, कैलोन जैसे आर्थिक विचारकों ने कर सुधार पर बल देते हुए राज्य के अपव्यय पर रोक लगाने का सुझाव दिया तथा सामंत व कुलीन द्वारा सामंत पर लगाए जाने वाले कर संबंधी अधिकारों को समाप्त करने पर बल दिया, किंतु कुलीनों के दबाव के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। राज्य आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ा, जिसने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्धिकों की भूमिका क्या थी? बौद्धिकों के दो मत सामने आए। दार्शनिकों की क्रांति से उत्पन्न किया, अर्थात परिस्थितियों की कोई भूमिका नहीं थी। मतलब दार्शनिक थे, उनके द्वारा क्रांति उत्पन्न हुई, अर्थात इसमें परिस्थिति की कोई भी भूमिका नहीं थी। ये पहला मत था। दूसरा, कुछ ऐसा कहते थे कि क्रांति में दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं थी, परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। यदि रूसों पालने में ही मर जाता तो भी क्रांति होती। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं थी, परिस्थितियां ही उत्तरदायी थीं। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका लेकर दो मत सामने आते हैं। एक मत के अनुसार कि क्रांति को दार्शनिकों ने उत्पन्न किया, अर्थात क्रांति में परिस्थितियों की कोई भूमिका नहीं थी। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। वहीं दूसरे मत के अनुसार क्रांति में दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं थी। क्रांति के लिए तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं उत्तरदायी थीं। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि यदि रूसो पालने में भी मर गया होता तो भी फ्रांस की क्रांति अवश्य होती। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका पर किसी भी तरह की निर्णायक टिप्पणी करने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि दार्शनिकों ने क्या कहा। वस्तुतः रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु सभ्यता व संस्थाओं के विकास ने उसकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी है, वह उसे प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। अतः मनुष्य को प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, जहाँ मानव पर कोई बंधन नहीं था। वस्तुतः प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। वस्तुतः रूसो ने असमानता पर चोट करते हुए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कर एक शोषण मुक्त समाज की अवधारणा प्रस्तुत की। इसी तरह अगर वॉल्टेयर का मत देखें तो वॉल्टेयर ने ये तर्क दिया कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में है, ना कि बाइबल व चर्च में। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर मनुष्य के हृदय में है, ना कि बाइबल व चर्च में। इस तरह उसने चर्च व्यवस्था की बुराइयों को उजागर किया। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने मानव अधिकार पर बल देते हुए शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को उद्घाटित किया। इस तरह दार्शनिकों ने मानवाधिकारों की स्वतंत्रता, समानता की प्राप्ति पर बल दिया
किंतु दार्शनिकों के विचारों के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से क्रांति का आह्वान नहीं किया और न ही क्रांति का नेतृत्व करते हुए सड़कों पर आए। दरअसल क्रांति का मूल कारण तो तत्कालीन फ्रांसीसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं में देखा जा सकता है। वस्तुतः फ्रांस में दैवीय सिद्धांत पर आधारित निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो संवेदनहीन था। समाज में पादरी एवं कुलीन जैसे विशेषाधिकारों वर्ग मौजूद थे, जो जनसाधारण का शोषण कर रहे थे। वो राजतंत्र इस शोषण के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा रहा था। अतः लगातार बढ़ते वित्तीय बोझ के चलते एकमात्र करदाता थर्ड स्टेज असंतुष्ट था। दार्शनिकों ने इन शोषण मूलक स्थितियों को उजागर फ्रांसीसी समाज का दर्पण लोगों को सामने रखा और बताया कि दाग कहाँ है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न नहीं किया, किंतु क्रांति को प्रेरित जरूर किया। क्रांति का मूल कारण तो फ्रांस की कमजोर राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा में निहित था। इस तरह क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका दूरस्थ व अप्रत्यक्ष थी। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका परीक्षण कीजिए, क्वेश्चन था। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो विरोधी मत हैं, वही मत को यहाँ पे देना है। क्वेश्चन दिया जाता है खुद से लिखने के लिए। और बाकी अब हम क्रांति के चरण की प्रक्रिया देखेंगे, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।